सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसे संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा सत्यपाल मलिक को। मेघालय के गवर्नर हैं ये सत्यपाल मलिक, जिन्हें अभी वर्ष 2020 और 2021 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें पुणे स्थित गैर सरकारी संगठन है सरहद, उसके द्वारा सम्मानित किया गया। सरहद की बात करें तो ये एक सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन है जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्ष प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए समर्पित है। तो इनका नाम याद रखना, सत्यपाल मलिक। बाकी 2022 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसने जीता? विनोद शर्मा ने। और अभी चमेली देवी जैन पुरस्कार किसे मिला? आरिफा जोहरी को, ये मुंबई की पत्रकार हैं। और 31वां सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला? रामदरस मिश्रा को, उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ये भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवा खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, इसके लिए युवा उद्यमियों को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? इस मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत। लेकिन आपकी इसमें उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 से लेकर 40 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। आप 12वीं पास होने चाहिए। इसमें देखो 2 तरह से कैटेगरी है। अगर आपको इंडस्ट्री यूनिट शुरू करनी है तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर सर्विस यूनिट और रिटेल बिजनेस में जाना है तो 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आपको। और इसमें 3% की ब्याज सब्सिडी भी आपको मिल जाएगी। साथ में आपको कोई सिक्योरिटी भी नहीं देनी है। तो याद रखना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना किसकी है? मध्य प्रदेश की है। और इसी तरह आपको एक याद आएगी योजना, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, वो हरियाणा की है। यहाँ पे बात हो रही है मध्य प्रदेश की, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको मिलेगा भोपाल में। और 2022 में जो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे ये भोपाल में ही होंगे। अभी आपको याद होगा ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप कहाँ पे खेला गया था? भोपाल में ही, जिसको जीता था भारतीय रेलवे ने। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। अभी आपको याद होगा देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पे बनेगा? इंदौर मध्य प्रदेश में। और बायोमास से हाइड्रोजन प्लांट ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा में। अच्छा, अभी देश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पे खोला गया? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में ही तानसेन महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। और भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे बनेगा? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। जो लम्हेटा गांव है वहाँ पे बनेगा। जबलपुर ये किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। और मैंने आपको बता दिया कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट बनेगा आपके मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। उसके अलावा मध्य प्रदेश याद रखना पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य भी बना था। और एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक आया था, उसमें भी टॉप पे रहा था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश भारत की पहली साइबर तहसील भी बनाएगा। यहाँ पे भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया गया। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के तात्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या किया? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। उसके अलावा देश का पहला वाटर प्लस शहर आपका कौन सा है? इंदौर है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसने जीता था? इंदौर ने और सूरत ने। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था मध्य प्रदेश, पहला तो कर्नाटक है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए कौन सी वेबसाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा टेम्पल 360। तो अभी हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 नाम से एक वेबसाइट को लॉन्च किया। और ये लॉन्च किया किसने? जो संस्कृति राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्होंने लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है कि आप भारत के किसी भी कोने में हो, वहां से भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के आप लाइव दर्शन कर सको। इसी तरह से आपको याद होगा भी संस्कृति मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा इसको शुरू किया था। अच्छा, आपको याद होगा अभी सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर एप्लीकेशन और सुपेस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया था। ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। सुपेस पोर्टल का संबंध किससे है? सुप्रीम कोर्ट से।
उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना, तो आंसर होगा असम। और अभी सेबी ने सारथी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था शेयर मार्केट के लिए। और अभी तमिलनाडु ने आपातकाल के दौरान जनता के लिए कावल उथवी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और अभी टाटा ने न्यू नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए अप्रैल 2022 में किस बैंक ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया, तो आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने यूनियन नेक्स्ट नाम से अपना सुपर एप्लीकेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव को लॉन्च किया। तो इस बैंकिंग सुपर एप्लीकेशन में आपको भुगतान, रिचार्ज, निवेश, लोन और फंड ट्रांसफर जैसे कई सेवाएं आपको मिलेंगी। देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना होता है 1919 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ राज किरण राय जी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो इसके एमडी सीईओ है संदीप बख्शी। अभी आपको याद होगा उन्हें बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया था। इंडसइंड बैंक, अभी इसने ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट नाम से एक योजना शुरू की, प्रोजेक्ट शुरू किया। एक्सिस बैंक देश में पॉइंट ऑफ सेल मशीन स्थापित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा बैंक बना, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे, फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा प्रकृति पर्व जिसका नाम है सरहुल 2022 ये मनाया गया, तो आंसर होगा झारखंड। तो झारखंड का सबसे लोकप्रिय आदिवासी उत्सव है ये। तो झारखंड में आदिवासी समुदायों के द्वारा इसे मनाया जाता है। सरहुल शब्द का संबंध वृक्ष पूजा से है। तो ये एक ऐसा त्योहार है जहां प्रकृति की पूजा की जाती है। और वैसे ये आमतौर पर स्थानीय सरना धर्म के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, किन जनजातियों के द्वारा? मुख्य रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। यहाँ पे एक नृत्य भी होता है जिसको कहते हैं सरहुल नृत्य। तो देखो, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, सरहुल नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। तो सरहुल शब्द याद रखो आप। अच्छा, इसी तरह से कुछ और त्योहारों के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार, ये कहाँ पे मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। अभी 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2022 कहाँ पे आयोजित हुआ था? हरियाणा के फरीदाबाद में। उससे याद रखना, उसमें भागीदार देश था, पार्टनर कंट्री था उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। अभी पूसा कृषि विज्ञान मेला कहाँ पे लगा था? दिल्ली में। एक होता है ताज महोत्सव, ये मनाया गया आगरा में। एक मरु महोत्सव जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में। और तानसेन महोत्सव आपने पढ़ा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित हुआ था। एक लोसांग महोत्सव भी होता है जिसे नामसूंग महोत्सव भी बोलते हैं, ये कहाँ पे हुआ? सिक्किम में। और पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल 2021 कहाँ पे हुआ था? लद्दाख में। लद्दाख में लोसर महोत्सव भी मनाया जाता है और हेमिस महोत्सव भी हमने मनाया था। अभी आपको याद होगा पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? उत्तराखंड में। और पहला अहरबल महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला भी आयोजित हुआ था और बंगस आवाम मेला भी। यहीं पे ही हेरत महोत्सव हुआ और कंचोत महोत्सव भी हमने जम्मू कश्मीर में मनाया। असम में आपको मिलेगा कामाख्या देवी का मंदिर, यहीं पे अंबुबाची का मेला भी लगता है। और यहीं पे वांचुआ महोत्सव भी मनाया जाता है लालुंग जनजाति के द्वारा। उसी तरह से केरल में एक मंदिर है सबरीमाला का मंदिर, यहाँ पे कौन सा त्योहार लगता है? मकर विलक्कू त्योहार या मकर विलक्कू महोत्सव बोल दो। अट्टुकल पोंगल त्योहार ये भी केरल का है और ओणम फेस्टिवल भी केरल का है। जबकि पोंगल आपका तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का आदिपुरम त्योहार भी है और थाईपुसम ये भी मनाया जाता है तमिलनाडु में। अच्छा, मेदाराम जतारा महोत्सव हमने मनाया था, ये कहाँ का है? तेलंगाना का है। ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव भी होता है और बोनालू त्योहार भी मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार फेस्टिवल याद रखना भी न्यूज़ में थे, मैंने आपको सारे बताए। पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ प्रोजेक्ट या एक फ्रेमवर्क शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो पहले तो वन लाइनर याद रखना कि ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ? उत्तराखंड में। किसने शुरू किया? पशुपालन और डेयरी विभाग ने। पायलट का मतलब होता है, देखो किसी भी प्रोजेक्ट को या किसी भी योजना को अगर पूरे देश में लागू करना हो तो उससे पहले उसका टेस्टिंग किया जाता है, उसे ट्रायल किया जाता है। तो कुछ स्टेट्स में या कुछ जगह पे उसका ट्रायल किया जाता है, उसके लिए हम एक शब्द यूज करते हैं पायलट। तो अभी इसे पायलट तौर पर लॉन्च किया गया, कहाँ पे? उत्तराखंड में, मतलब ट्रायल करने के लिए इसका।
कहाँ पे ट्रायल कर रहे हैं? उत्तराखंड में। और इसके लिए एक समिति भी बनाई गई है, वन हेल्थ समिति, जिसके अध्यक्ष कौन है? विजय राघवन। और ये कौन है? ये भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। और वैसे इस योजना का, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? देखो, मानव का स्वास्थ्य और पशुओं का स्वास्थ्य किस पे डिपेंड करता है? प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन तीनों का ही समुचित विकास करना होगा और यही उद्देश्य है इस वन हेल्थ प्रोजेक्ट का। अब इसे लॉन्च किया है उत्तराखंड में। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। इसकी विंटर कैपिटल देहरादून है, समर कैपिटल गैरसैंण है। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। यहाँ के चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अभी आपको याद होगा, उत्तराखंड में हिम प्रहरी योजना शुरू हुई थी। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? ऋतु खंडूरी भूषण बनी है। और उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी। अभी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? ऋषभ पंत बने थे। अच्छा, भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। और देश का पहला एरोमेटिक गार्डन, इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड के हल्द्वानी में। अगर पूछे उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम क्या होता है? जिस स्थान पे पाम के पेड़ लगाए जाते हैं। और भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ पे खुली है? उत्तराखंड के रानीखेत में। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ये भी उत्तराखंड में। आपको याद होगा, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये भी है उत्तराखंड। यहीं पे ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया गया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेलिका नाम योजना यहाँ पे शुरू होती है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना यहाँ पे शुरू होती है। नंदा गोरा योजना शुरू होती है। वात्सल्य योजना शुरू होती है। उसके अलावा भितोली उत्सव यहाँ पे मनाया गया। फूलदेई त्योहार यहाँ पे मनाया गया। बाकी आपको बताए, हरेला उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? उत्तराखंड में। और हरेली उत्सव ये होता है छत्तीसगढ़ में। अभी भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन ये कहाँ पे स्थापित किया गया था? देहरादून में। और भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला मॉस गार्डन ये विकसित किया गया था नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकिन पार्क ये कहाँ पे बना है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहीं पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका उत्तराखंड ही है। यहीं पे तिहरी डैम आपको मिलेगा जो कि भागीरथी नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट याद रखना, बढ़ते आगे। बताइए, अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा आईआईटी भारत में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में अगर बात करते हैं तो आईआईटी बॉम्बे ये टॉप पर है। और इस पूरी दुनिया में यानी कि इस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे कौन से स्थान पर है? 65 नंबर पर है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली ये 72 नंबर पर है। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ये इस लिस्ट में टॉप 100 में है, जो भारत के 2 इंस्टीट्यूट हैं टॉप 100 में। वैसे इस लिस्ट में टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट है? MIT, मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएस में है वो। सेकंड पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अब मैंने आईआईटी दिल्ली बोला तो आपको कुछ याद आया होगा। अभी दुनिया का सबसे छोटा वियरेबल एयर प्यूरीफायर लॉन्च किया था आईआईटी दिल्ली ने। उसका नाम रखा था नासो 95। और अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि भारत के बाहर अपना पहला आईआईटी कहाँ पे बनेगा, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। और अभी किस आईआईटी ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया था? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। उसके अलावा भी किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर बनाया था, जिसका नाम रखा था यू ब्रीथ लाइफ? तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। और अभी किस आईआईटी ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर बनाया था, जिसका नाम है नियोबोल्ट? तो आंसर होगा आईआईटी मद्रास। ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से निलंबित करने को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी अमेरिका संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव लेकर के आता है कि रशिया ने यूक्रेन में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है और इसी कारण रशिया को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर कर दिया जाए। इस प्रस्ताव के पक्ष में 93 वोट आए, इसके विपक्ष में आए 24 वोट और भारत सहित 58 देशों ने कोई वोट नहीं दिया। तो पक्ष में आए 93 वोट, जिस कारण से रशिया को वहां से निलंबित कर दिया गया। अच्छा, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब होती है?
24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए तो 24 अक्टूबर को आप यूनाइटेड नेशन डे मनाते हो। वैसे 24 अक्टूबर को नेशनल फूड डे और वर्ल्ड पोलियो डे भी होता है। और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस है और ये पुर्तगाल से है। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो पूर्व सेक्रेटरी जनरल थे बान की मून, इनका नाम न्यूज़ में था क्योंकि अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है जिसका नाम क्या है, रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशन इन अ डिविडेड वर्ल्ड। चलो मुझे बताओ, एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है, अभी संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में किसे शामिल किया गया था? तो आंसर होगा जयति घोष को। और अभी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा प्राजक्ता कोहली को। और यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्ष कौन बनी है? रॉबर्ट मेट्सोला। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी हुरुन रिचेस्ट सेल्फ वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सूची में टॉप पर कौन है? तो आंसर होगा वू यजून। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस लिस्ट में 124 सेल्फ मेड महिला अरबपति है, मतलब सेल्फ में मतलब जो खुद से बनी है, जिसमें से सबसे ज्यादा चाइना में है, उसके बाद यूएस में, उसके बाद यूके में। और टॉप पे कौन है? तो वू यजून, ये चाइना की हैं और सेल्फ मेड अरबपति बनने वाली महिलाओं की सूची में टॉप पर है। संपत्ति इनकी कितनी है? $17 बिलियन। वहीं अगर भारत में बात करते हो तो टॉप पर है फाल्गुनी नायर, नायका की सीईओ हैं ये, और इस लिस्ट में ये 10वें स्थान पर है। अच्छा, फाल्गुनी से आपको याद आएगा फाल्गुनी शाह का नाम, हमने पढ़ा था ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के बारे में। तो भारतीय अमेरिकी गायिका हैं ये फाल्गुनी शाह, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता। तो देखो, यहाँ से इनका नाम भी आप लिंक करके याद कर लो, रिवीजन हो जाएगा आपका। हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो आंसर होगा 9.2%। तो आप जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के मालिक हैं, और अभी ट्विटर में उन्होंने 9.2% की हिस्सेदारी खरीद ली है। कुछ समय पहले इनको टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना गया था। और इनकी स्पेस एक्स कंपनी का एक रॉकेट है फॉल्कन 9, और इसके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इसने एक साथ 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में जारी एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022-23 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या है? तो आंसर होगा 7.5%। तो अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, उसने अभी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2022 को लॉन्च किया है, जिसमें चालू वित्त वर्ष करंट फिस्कल ईयर 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.5% रहने का अनुमान लगाया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना होती है 1966 में, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुको असाकावा। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 68 हैं। 68 नंबर का कौन सा बना था? न्यू बना था, NIU। और आपको याद है विश्व का पहला डार्क स्काई नेशन भी बना था ये न्यू। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे अभी, उनका नाम है अशोक लवासा। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा आरिफा जोहरी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इन सभी का क्विज बना करके आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पे PDF भी मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।